सो गाइस, अब हमने जो लास्ट टाइम किया था वी वर स्टडीइंग का कौन से चैप्टर हम लोग कर रहे हैं? इंडिया फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडर्स, राइट? फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडर्स में क्या पढ़ रहे थे भाई? कुछ ट्रेडर्स आए, उन्होंने हमारे पास बिजनेस के लिए आए और वो बिजनेस के लिए कई सालों से आ रहे थे। लाइक दे वर कमिंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ब्रिटेन से, यूरोप से हम बात करेंगे, यूरोप से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, पोर्टुगीज, डच से, हजारों साल से लोग आते थे। लेकिन वो जिस रूट से आते थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो रूट ऑटोमन एम्पायर ने धीरे धीरे वहाँ पे 15-16 सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर वेपन्स बनाने की टेक्निक आ गई और वो वेपन्स बनाने के लिए जो गन पाउडर था वो चाइना से चोरी करके लाए। चाइना ने सबसे पहले गन पाउडर बनाया था और वो चोरी करके लाए। अब उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, दे हैड द गन्स, दे हैड द टैंक्स, बट इंडियंस वर स्टिल यूजिंग द old ways, elephants, horse, तीर कमान, swords, like bows and arrows, they were using these kind of things. तो चलो भाई, उससे मैटर नहीं करता था। लेकिन जब वो इंडिया आए, उन्होंने बिजनेस करने लगे। तो हमने भी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब ब्रिटेन सबसे पहले इंडिया में आए तो वो उन्होंने एक कंपनी बनाई। अभी तक क्या होता था, मैं ट्रेडर हूँ, मैं अपना किसी तरीके से पैसे हैं, मैंने 10-12 लोगों को इकट्ठा किया, चलो मेरी सिक्योरिटी के लिए मैं इंडिया आया, बिजनेस में सामान लिया थोड़ा बहुत तो मैं आ गया। बट अब क्या चाहिए था? अब क्या हो रहा था? अब पैसा ज्यादा हो गया था, लालच बढ़ रही थी, लोगों की डिमांड भी बढ़ रही थी और पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। तो इस कारण से अब क्या हुआ कि वहां पे जैसे फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। वो कंपनी ने बोला कि हम लोग सिर्फ ईस्ट इंडिया में काम करें, क्योंकि ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो या ईस्ट रीजन कह लो, ईस्ट एशियन रीजन, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान तो उस टाइम इंडिया का ही पार्ट था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन कंट्रीज में जाके हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइसेस थी उसकी डिमांड बहुत थी, चाइना का सिल्क की डिमांड बहुत थी, उसी तरह से इंडिया में भी सिल्क की और इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटन की बहुत फाइन क्वालिटी थी जिसकी डिमांड बहुत थी। तो उनको ही लेने के लिए आना था। दे केम विद द गोल्ड एंड सिल्वर, वो हमें गोल्ड सिल्वर देते थे और वो बड़ा अच्छा सबका चल रहा था। इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री एट दैट टाइम, बहुत अमीर थी। लेकिन राजा की कंडीशन ये होती थी, उनको राजा से क्या लेनी पड़ती थी? परमिशन। दे नीड टू टेक द परमिशन। अब जब ब्रिटिशर्स आने था, तो ब्रिटिशर्स से ईस्ट इंडिया कंपनी का मुझे ना क्या खत्म करना है यहाँ पे, मुझे मोनोपोली चाहिए, आई नीड द मोनोपोली। ये उसका सबसे पहले था, कुछ बड़े बिजनेसमैन ने, मर्चेंट्स ने एक कंपनी बनाई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कंपनी का नाम था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस कंपनी में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इन्होंने ब्रिटेन की जो कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, वेरी नाइस, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उससे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन कराया जिसको कहते हैं कार्टर, कि ब्रिटेन का कोई और बिजनेसमैन, कोई बिजनेस हाउस, कोई ग्रुप अब ईस्ट इंडिया में जाके या ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाके बिजनेस नहीं कर सकता। ईस्ट एशियन हम बात करेंगे, ईस्ट एशियन मतलब चाइना का रीजन हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश उस टाइम इंडिया का पार्ट था, बर्मा हो गया, या इन सब कंट्रीज में कोई और जाके ब्रिटेन से काम नहीं कर सकता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक तो मोनोपोली होगी कि हमने ब्रिटेन का कोई कंपटीशन है, अब जो भी सामान खरीदेंगे वो कंपनी खरीदेगी और इंडिया ब्रिटेन में जाके अपनी मनमर्जी रेट पे। दैट वाज गोइंग वेरी फाइन, दैट वाज गोइंग वेरी फाइन। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने स्यापा कह दिया, अरे ये तो साथ वाले देश का भी बंदा है, वो फ्रांस का। थोड़ा सा आगे गए तो देखा डच वाले बैठे हैं और पोर्टुगीज बैठे हैं। वी हैव स्टडीड ऑल दीस थिंग्स इन द प्रीवियस क्लास। फिर उन्होंने कहा भैया अब एक ही चीज है, उसके लिए सारे लोग भाग रहे हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो जो रेट 1 रुपए का था वो चीज क्या होगी? 10 रुपीज की होगी। इससे उनको प्रॉफिट कम होने लग गया। दूसरी प्रॉब्लम ये आने लग गई कि इतना सामान ही नहीं मिल पा रहा कि वो अपने शिप्स को पूरा कर सके और ले जा सके। तो दे वर इन द लॉस, उनको सस्टेन करने में भी प्रॉब्लम हुई। तो भैया सारी कंपनीज यही सोच रही थी कि हम पंगा करेंगे, लड़ाई करेंगे और इनको भगाएंगे और जीतेंगे और इन सबको भगाएंगे। तो हमने पढ़ा सबसे पहले तो पोर्टुगीज को धक्का मारा गया, पोर्टुगीज ने फिर एक गोवा में सिमट के रह गया, पोर्टुगीज ने फिर कोई पंगा नहीं किया। डच को भी पंगा लिया, डच से भी लड़ाई हुई, डच कहता मैं काम ही नहीं कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया और जावा साइड जा रहा हूँ, मुझे भाड़ में जा रहा हूँ।
अब रह गए फ्रेंच और ब्रिटेन की शुरू से लैटिन अमेरिका होता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी उसके लिए, कंट्रीज के लिए कि ये मेरी कंट्री बहुत लड़ाई होती थी। तो अब दोनों यहाँ भी मिल गए, अच्छा अमेरिका में जो बना लिया था आ जा, दोनों को बोलते हैं। लेकिन 3 बार हमने पढ़ा था, 3 का नेटिव वॉर हुई थी, हैदराबाद के पास एक कोस्टल रीजन था, वहाँ पे 3 लड़ाइयाँ हुई, एंड में फाइनली क्या हुआ, ब्रिटेन विंस देयर, और ब्रिटेन ने कहा फ्रांस को कि फ्रांस अब आप आर्मी नहीं रख सकते, आप बिजनेस करो, लेकिन आपको सिक्योरिटी हम देंगे, आप अपनी फैक्ट्रीज बनाओ, लेकिन कोई भी फैक्ट्री फोर्टिफाइड नहीं होगी, किला नहीं बनेगा, यू डू द बिजनेस, लेकिन उनको कम कर दिया, अब तुम बिजनेस ज्यादा नहीं कर सकते, तुम अभी 100 किलो सामान ले रहे थे, तो नाउ यू कैन बाय 20 kg ओनली, राइट। अब बात आती है कि सर अब उन्होंने लालच बढ़ती है, उनको ना एक चीज देखी, इंडिया नहीं है, इंडिया उन्होंने पूछा एक भाई तू कौन, असली पंजाबी, मैं আমি गुजराती भाई, तो আমি बंगाली, मारो झूलो किशोर मिश्रा, मैं कर्नाटका, मैं तमिल, मैं तेलुगु, तो आप भाई ये बढ़िया चीज है, सारे ना इंडियन नहीं रखे नहीं, हर जगह का छोटा छोटा राजा है, राइट। उनके मैंने अब लेकिन उस टाइम तक एक बड़ी चीज थी कि जब वो ब्रिटेन आए थे तो वहाँ पे औरंगजेब था जिसने बहुत सारी इंडिया का पार्ट उसके अंदर था, ही वाज स्ट्रांग, उससे पंगा नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने जो एम्बेसडर को वहाँ बैठाया था, उससे उन्होंने एक फरमान इस काइंड ऑफ ए कार्टर, फरमान लिखवा लिया कि सर मैं 45 किला बनवा सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे डिस्काउंट का मिलेगा। उसके बाद जब बंगाल जो था सबसे रिच प्रोविंस साउथ का हर चीज के लिए, और वहाँ पे सी पोर्ट भी था, उनके लिए आना जाना भी क्या, तो उन्होंने बंगाल के बहादुर शाह जफर से, बहादुर शाह तो बहुत बाद में आया था, औरंगजेब से तो ठीक है, वहां से उन्होंने क्या किया, एक फरमान लिखाया कि मैं आपको, तो उन्होंने कहा राजा को, राजा था देखो, हम आपके यहाँ से करोड़ों रुपए का सामान लेते हैं, लाखों रुपए का सामान लेते हैं, हमें आपके लोगों को पैसा देना, जो पहले सामान नहीं बिकता था हम खरीदते हैं, मेकिंग रिच, तो मैं तो उन्होंने कहा सर हमें भी कुछ दिया, क्या दिया साहब, हमें टैक्स नहीं दिया, टैक्स कम, राजा सोच रहा, फिर हम सर देखो, अगर एक आदमी को जहाँ 1 रुपया मिलता था, आदमी उसको 2 रुपये दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं टैक्स भी दूंगा, आपके देश में तो इनकम हो गया ना, वो आपको देश में इनकम दे रहे हैं, कहीं से हमें बेनिफिट दूंगे तो कहीं और जाए, तो राजा को वो चीज क्या लगी, इंप्रेसिव लगी, एंड राजा ने कहा ठीक है, आई डू द सेम थिंग। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि आगे ब्रिटेन ने ब्रिटिश में कैसे किया, ब्रिटेन ने बंगाल में क्या किया। इन द अर्ली 17th century ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मर्ली ए ट्रेडिंग कंपनी, खाली ट्रेडिंग के लिए आई, राइट। इट सेंट सेवरल रिक्वेस्ट टू मुगल एम्पायर फॉर सेवरल ट्रेड कंसेशन एंड बार-बार वो मुगल एम्पायर को कहते थे सर प्लीज हमें थोड़ी सी ट्रेड में कंसेशन दे दो, हमें टैक्स कम कर दो, या इस चीज के रेट थोड़े कम करवा दो, हमें लेने हैं। बट अंडर औरंगजेब दे वर नॉट अलाउड मच कंसेशन है, बट औरंगजेब वाज अ स्ट्रांग रूलर, भाई काम करना है करो, नहीं तो निकलो यहाँ से, पहले भी जीते थे अब भी जीलेंगे, वी डू नॉट वांट यू, राइट। वो सारे चुप थे क्योंकि औरंगजेब वेरी स्ट्रांग, वो ये हल्क नहीं था कि उसके बाद आर्मी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्ट्रांग था, उसको पता है कि हमें कभी भी मार मुझ के भगा देगा, बट ही वाज नॉट, वो खुद नहीं लड़ सकता था, उसकी आर्मी, राइट। सो गाइस, बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिकेम, उसका जो राजा है वो बेचारे 5 साल 10 साल 15 साल, ये नहीं कमजोर थे कि ये तो कमजोर बच्चा है, दूध नहीं पीता है, बॉर्नवीटा वाला दूध दो, वो वाला कमजोर नहीं, दे वर नॉट गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको टीम बना के चलना नहीं आता था, देव नवाब। अब उसके बाद क्या हुआ कि देखो अब आज मोदी देश का प्रधानमंत्री, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री, तो हमें सर मैंने भी क्या लाइफ लाइन बताइए, आप उधर तो देखिए, आपकी आइज मेरी तरफ होनी चाहिए, आपको करोड़ों लोग देखेंगे यूट्यूब, ठीक है। अब ये मतलब करोड़ों लोग आपकी आईडी है, करोड़ों लोग नाम की एक आईडी है मेरी जो मैंने सब्सक्राइब की है, तो लोग देखते हैं तो क्या आता है, करोड़ों लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, अभी मोदी जी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, तो व्हाट इज द थिंग कि मोदी जी पूरे देश को संभालते हैं, देखो मोदी जी एक इंसान के पूरा देश संभालना आसान है, तो उन्होंने क्या था, उन्होंने देश को
उससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके बाद इंदिरा गांधी जी है, इंडिया में नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता एक आदमी को देश को संभाले, तो हम क्या करते हैं, उन्होंने देश को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको उन्होंने कहा स्टेट्स। एक पंजाब स्टेट है, एक कर्नाटका है, एक मध्य प्रदेश है, एक आंध्र प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर है, एक दिल्ली है, बंगाल है, ऐसे 29 स्टेट्स हैं इन दिल्ली, इंडिया, सॉरी नॉट इन दिल्ली होता है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने वहां का एक एक हेड रखा, वो जो हेड था उसको हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री मां केजरीवाल जी हैं, ठीक है ना बेटा, उबासी और जोर से उबासियां लो, मतलब दिखाओ कि सर कितना बोली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हर स्टेट के अभी जैसे कर्नाटका में हम सुन रहे थी जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर आ गया, कहीं पे कोई है वो आम आदमी पार्टी पंजाब में है, हरियाणा में वो चीफ वो स्टेट कर रहे हैं। आजकल तो फिर भी है भैया, सारी चीजें कंप्यूटर से देख सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, उस टाइम तो नहीं होता था, कोई फोन नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह घोड़े पे जाना, बहुत हाई स्पीड घोड़ा हो तो भैया आपके घोड़ा है, वाओ यू आर वेरी रिच मैन, राइट। नहीं तो पहले कैसे बैलगाड़ी में पैदल जाते थे, अब सोचो दिल्ली से बंगाल जाना है 1.5 महीना लग जाएगा बंदे को पैदल जाते हैं, राइट। तो उस टाइम उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते थे, उन्होंने बोला भैया एक एक अपने स्ट्रॉन्ग आदमी को ना तू इस एरिया को संभालेगा, और देखो हम बोलते हैं तू नवाब है, जैसे होता है कई बार आपके ब्रदर सिस्टर्स या आपके एल्डर्स कहते हैं बड़ा नाया नवाब बेटा, चल काम कर अपना, नवाब मतलब यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर ए हेड ऑफ द स्टेट। ऐसे बंगाल के भी नवाब थे, ठीक है। यूपी को उस टाइम यूपी नहीं, यूपी का मतलब था यूनाइटेड प्रोविंसेस, क्या था यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको अब हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। वो क्या था, छोटे छोटे किंगडम्स को मिला के बना, उसका भी एक नवाब था, उधर भी 2-3 नवाब थे यूपी में। अब जो नवाब से उनका काम क्या होता था, नवाब का काम होता था गद्दी पे आओ बैठो छोले भटूरे खाओ। अब छोले भटूरे से पंजाब के खाते ना, ठीक है, नो नॉट बोलो। तो अब नवाब का काम ये होता था कि स्टेट में अपनी आर्मी रखता है नवाब, कोई मिसकंडक्ट करेगा तो उसको पनिश करेगा, कोई मिसकंडक्ट करेगा तो उसको पनिश करेगा, और क्या करेगा, पेनल्टी लगाएगा। उसके बाद सेकंड थिंग वो ये करते थे कि नवाब ने चलो ये, उसके बाद ना उनका मेन काम होता था कि भाई कितनी प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन जो मेन इनकम सोर्स होती थी वो होती थी खेती जो इंडिया वाज एन एग्रीकल्चर कंट्री, देयर स्टिल ब्रिटिश एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो उस एग्रीकल्चर में जितना भी उनका प्रोडक्ट होता था उसके ऊपर देखते थे कितना टैक्स लेना है, 10% लेना है, 20% लेना है, वो रेवेन्यूज लेते थे। वो रेवेन्यूज कलेक्ट करके थोड़ा पैसा नवाब अपने पास रखता था आर्मी को पे करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बाकी पैसा वो राजा को भेज देता। तो दैट इज द वर्क ऑफ ए नवाब, ठीक है। तो अब समझ आई। लेकिन जब औरंगजेब वीक हो गया, अब आर्मी तो नवाब के पास ही, मैंने अभी बताया, जब औरंगजेब मर गया उसका जो वीक राजा था उनको होश ही नहीं थी, भैया बंगाल भी है मेरे पास ये फलाना भी है, मेरे पास ये स्टेट भी है। तो वो नवाबों ने कहा भाई अब तो मेरे को रोकने वाला है नहीं, आर्मी लेके नहीं आता राजा, नहीं आता राजा। तो यहाँ पे क्या है, दे नवाब वर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड टेकिंग दिस एडवांटेज द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम operating more in Bengal, which was the richest of the Indian provinces. तो मतलब उन्होंने देखा कि अब नवाबों के पास ज्यादा ताकत है, राजों के पास नहीं है, तो बंगाल में उन्होंने अपना क्या किया, बिजनेस एस्टैब्लिश करना शुरू किया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस करने लग गए। क्यों करने लग गए? सबसे रिच था और राजा का कंट्रोल नहीं रहा था, नवाबों को उन्होंने पटा लिया थोड़ा देखो देंगे, थोड़ा मेरे को देंगे, चल मिलके काम करते हैं, इसलिए कि आप Okay. In 1770, they got the right to import and export goods without paying custom duty. ठीक है, from Mughal king. 1770 में जो मैंने बात बताई थी, उन्होंने फरमान ले लिया राजा से कि सर आप बिना टैक्स दिए कस्टम ड्यूटी देके सामान मंगवा भी सकते हो और सामान पे भी सकते हो। Is it okay? The right was given only to the company. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दो इश्यूज हुए। उन्होंने प्रोवाइड किया था this right is given to the English East India Company that they can trade without paying the taxes. ठीक है भाई। अब लेकिन चोर तो हर जगह होते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं वो हर जगह होते हैं। ब्रिटेन कंपनी के अंदर भी इंग्लिशमैन से लोग ही थे ना वो, तो वो लोगों ने क्या किया भाई, कंपनी का मालिक तो इंग्लैंड में बैठा था, 4-5 जो बड़े सारे मालिक थे वो इंग्लैंड में थे,
उन्होंने लोग भेजे, रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे थे, वो हेड थे, उनके नीचे एम्प्लॉय। अब वो रॉबर्ट क्लाइव तो घोड़े में नहीं जाता था ना सामान लेने, चल भाई इस गांव जाऊंगा, तो उन्होंने अपने बहुत छोटे छोटे लोगों को बोला था आप इस गांव जाओ, यहाँ से सामान लो, आप इस जगह पे जाओ सामान लो, आप इस जगह पे जाओ। तो अब वो लोगों ने क्या किया, सामान दिया 1 रुपए, ठीक है। अब उन्होंने बोला सर आप ले रहे हो 1 रुपए, आपको टैक्स देना पड़ेगा नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उन्होंने पूछा कौन ले रहा है सामान, आप लोगे सर या कंपनी लेगी, टैक्स भी किसके लिए था, कंपनी। लेकिन अब वो लोग इंग्लिश मेंस थे, जो कंपनी के लोग थे वो इंडिविजुअली सामान ले रहे थे और कंपनी को कहते थे कि सर मैंने 100 रुपए का लिया, मेरे से 100 रुपए में ले लो, वो अपना प्रॉफिट कर रहा है, राइट। अब ये बात राजा को जब पता चला, भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारी कंपनी के, अगर तुम कंपनी के लिए ले रहे हो तो सामान लो, टैक्स नहीं है, तेरे लोग लेंगे वो तो टैक्स देंगे, चोरी कर रहे तुम लोग, राइट। So the right was given only to the company, but several officers of English East India Company were trading for their benefits and were not paying taxes to the government, resulting in an enormous loss of revenue. इससे बंगाल में बहुत ज्यादा लॉस होने लगा, टैक्स ही नहीं आ रहा, सारा सामान तो ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी। कम उन्होंने कहा भाई 40% कंपनी लेती है, 60% लोग लेते हैं, लोग तो टैक्स देंगे, लेकिन सारे के सारे लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। अब इससे क्या हुआ, कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी को नहीं, बंगाल की तो नवाब के पास जब पैसे कम होने लगे तो नवाब क्या कहेगा, छोले भटूरे खाएगा, नहीं तंदूरी चिकन, नवाब कहेगा भाई बुलाओ कंपनी वालों को, कंपनी वालों आ जाओ और अब हम बात करेंगे पैसे कहाँ मिले, ठीक है। कंपनी वाला क्या कहेगा, ले पैसा पैसा करती है तो पैसे दे के मरती है, ऐसा नहीं करेगा कंपनी, ऐसा हो सकता है। So British in Bengal में अब क्या हुआ आगे, it resulted in the conflict between the Nawabs of Bengal and the company in the first of the 18th century. First half of the 18th century यानी कौन से साल से कौन से साल तक की बात है, अगमजोत सिंह, क्योंकि यही कंफ्यूज था लास्ट क्लास में। 1701 से लेके 1799 नहीं फर्स्ट हाफ 1701 से लेके 1750 1701 से लेके 1750 राइट। Yes, sir. तो उन्होंने कहा तो it results in the conflict between the Nawabs of Bengal and the company in the first half of the 18th century. Bengal was ruled by Murshid Quli Khan, Sirajuddin Millah and then Aliवर्दी Khan. अच्छा मुर्शीद कुली खान बड़ा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जब तक ये था ना तब तक ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी कोई पंगा नहीं लिया, भाई ये बहुत मानेगा, 8-9 फुट का होगा वो स्ट्रॉन्ग है, तो थॉर की तरह एक सारी 10 बंदूक उठा के पटक या द रॉक की तरह होगा, रिफ्यूज में नहीं सुना रॉक का, नहीं सुना, नहीं सुना द रॉक तो मूवीज में तो बंगाल वाज रूल्ड बाय मुर्शीद कुली खान, उसके बाद जो आया था सिराजुद्दीन और फिर कौन आया, अलीवर्दी खान। All these Nawabs did not allow the officials to trade without paying taxes, and EIC was in deep pressure to get more benefits. ये तीनों नवाब ने अलाउ नहीं, कहते नहीं टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि तुम टैक्स दोगे तो हम अपनी आर्मी को पैसा देंगे, रोड्स बनवाएंगे, डॉक्टर्स रखेंगे, फैसिलिटीज लोगों को देंगे, तुम पैसा नहीं दोगे तो क्या करेंगे, ठीक है ना। मेरे छोले भटूरे कहाँ से आएंगे, राइट, छोले भटूरा, राइट। सो इस चक्कर में कंपनी बड़ी प्रेशर करती है, सर भाई इन नवाब्स को हटाना, कंपनी क्या कहती क्यों हटाना है, भाई प्रॉफिट करना है, तो राजा को अच्छा हटाएंगे तो करेंगे क्या, कंपनी का भाई हम ट्रेडर है ना, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं, हम खुद ही रूलर बन जाते हैं, फ्रॉम टेरिटरी टू टेरिटरी, हम इसको अपनी टेरिटरी बना देते हैं। राजा को कंपनी थी लेकिन उन्होंने कहा कि इस एरिया में कब्जा कर लेते हैं, आर्मी तो जरूरी थी ना बेटा, कोई भी कंपनी थी उसके आर्मी थी, क्योंकि उस टाइम हर देश में लुटेरे होते थे, कोई भी राजा कोई भी किसी, आप शिप में जाते हो, शिप भी थी फास्ट नहीं थे, आपके 10 शिप के आगे 25 शिप आ जाएंगे, लूट लेंगे आपका हजारों लाख रुपए का सोना, तो वो आर्मी तो रखते थे अपने पास, और जब अपने लाखों करोड़ रुपए का सामान अपने फैक्ट्रीज में रखा तो उस फैक्ट्री में भी तो इंडियंस भी तो आके लूट सकते थे, तो दे नीड द आर्मी तो रखते थे।
नाम पे लेके लूट लो बेटे इनका काम था, ये आते थे ट्रेड करने, इन्होंने पूरे नॉर्थ अमेरिका को गुलाम बनाया, पूरे अफ्रीका को गुलाम बनाया, पूरे उसको बनाया ना। यही तो है इनका काम, ये था कि ट्रेड करने के लिए आओ, धीरे धीरे उनको पूरा उन पे राज करो और उनको फ्री में सामान लो, उनसे फ्री में सामान लो या बहुत सस्ता सामान लो और उसके बाद उसको फैब्रिकेट करके 4 गुना महंगे पे बेचो। लेदर लेते हैं 1 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, उसके जूते बनाते हैं और कहते हैं लो 20,000 रुपए का जॉर्डन, राइट? वही 20,000 का जूता ले लो या तो 1,000 रुपए के शूज ले लो, चलते सब वही है 6 महीने साल। क्या जॉर्डन ऐसा होता है कि 2-2 साल चल जाए? कभी नहीं होता। कोई कंफर्ट बेटा सोचे, पीपल वर रनिंग टिल बिफोर द जॉर्डन केम। वो दिखाना है कि ये देखो इसके अंदर इन्होंने चेंज कर दिया, इसके अंदर ना हवा आएगी, तुम्हारे हवा को एयर ब्रीथिंग शूज हो गए। इट डजंट मैटर, इट डिपेंड्स हाउ यू live, how you adapt yourself. Got it? So अब ये कंपनी इसमें भी प्रेशर में थी। So Alauddin Khan laid 2 conditions which the Bengal had to obey or lose its right to trade in Bengal. अलीवर्दी खान ने बोला भाई अंग्रेजों, अरे अंग्रेज ये बात है, अरे गोरे इधर गोरे थे ना, आप गोरे इधर भाई, 2 कंडीशन है। अंग्रेज क्या कंडीशन? राजा आप नीचे करके बात कर, नवाब ठीक साथ बोलो, ये 2 कंडीशन है, या तो इनको मान ले या बोले वैसा पैक कर, पैक योर बैग्स एंड गो बैक, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेड हियर। पहली कंडीशन थी द ऑफिशियल ऑफ कंपनी एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड शैल पे कस्टम ड्यूटी और द प्रिविलेज ऑफ नॉट पेइंग द ड्यूटी विल बी विथड्रॉन ऑर्डर। ठीक है, पहला भैया तुम लोगों को राइट मिला है टैक्स फ्री का, पर जो प्राइवेट ट्रेड हो रहा है, जो तुम्हारे इंडिविजुअल अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो टैक्स क्यों नहीं दे रहे? उससे हमें लॉस हो रहा है, या तो उनको टैक्स दो, नहीं तो आप जाओ जहां से निकल जाओ। दूसरा, आपने जितना भी अपना फैक्ट्रीज आपको मैंने बताया था, फैक्ट्रीज का जो बेसिक मतलब है वो उनका होता था गोडाउन, जहाँ पे वो अपना सामान इकट्ठा करते थे। जब काफी सारा सामान इकट्ठा होता था उसको शिप पे लोड करके लेके जाते थे, वो सामान लुटने में आता उसको फोर्टिफाई करते थे, 45 मतलब किला बनाते थे पत्थरों से पूरा। तो उन्होंने कहा कि भाई जितना तुमने बना लिया, किला बना लिया, उससे आगे तुम नहीं बना सकते। The company shall not extend its fortification. That was the second right given, second condition. अरे भाई ये हमारी तो पॉलिसीज में ये पंगा डाल रहा है, हमारा तो प्लान कुछ हो रहा है। ठीक है, इस टाइम तक ना ब्रिटेन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी। पावर स्ट्रॉन्ग आर्मी किसके पास थी? So the company obey as Alauddin Khan was a strong. कैसा? राजा जाने लगा पीछे से अंग्रेजी थी, ठीक है ना, ऐसे करते हैं ना, जब अंग्रेजों को गुस्सा आ रहा था भाई तेरी बात नहीं मानती। आफ्टर हिज डेथ, उसके बाद वो चल उसके बाद उसका पोता सिराजुद्दौला succeeded नवाब ऑफ बंगाल, and he was also the very strong. He was also सिराजुद्दौला was very strong. मैं उसको एडमायर करता हूँ, उन्होंने भी किया, but immediately British began to fortify Fort William Calcutta. उन्होंने क्या किया, जैसे मेरा अंकल लगा कि ये तो कमजोर है, उन्होंने क्या किया, किले बनाने शुरू किए। अब जैसे सिराजुद्दौला को पता चला होगा तुम्हारी ऐसी स्थिति, तुम होते कौन हो, बुलाओ। उसने क्या किया, उसने इमीडिएटली आर्मी भेजी और उनके सारे ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया और उनके किले बनवाने बंद कर दिया। पूरा ना निकला भाई, नहीं सुनना, गलत किया ना उन्होंने। तो अब देखो क्या हुआ, सिराजुद्दौला आज द ब्रिटिश टू इमीडिएटली स्टॉप 45 और पे रेवेन्यू फॉर प्राइवेट ट्रेड। उसे वही बात की भाई किले बनाने बंद कर दो और रेवेन्यू के प्राइवेट ट्रेड के पैसे दो। अब ब्रिटेन जो थे, he refused to give further trade concession and privilege to the EIC where with them। अब उन्होंने बीच में देखा सब थोड़े से हमें क्या दे दो, प्रिविलेज जोड़ दे दो। चला नहीं, आपको ये बात करनी है करो, नहीं तो आप ट्रेड बंद करो एंड यू आर फ्री टू गो, अदरवाइज माय आर्मी विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम, राइट? तो तुमसे सही बात की। अब कंपनी रिफ्यूज टू, कंपनी का भाई हम ना जो करना है कौन है भाई, कौन है तू, राजा है? हाँ मैं राजा हूँ, जाते हैं नवाब है, ठीक है ना, ऐसे मजाक उड़ाती। अब इससे सिराजुद्दौला खुश हुआ होगा या गुस्सा?
सिराजुद्दौला बहुत नाराज हुआ। फिर उसने क्या किया? सिराजुद्दौला सेंट हिज ट्रूप एंड ऑक्यूपाइड द कंपनी फैक्ट्रीज इन कैलकटा। सारे कब्जे कर लो अंग्रेज। उसके जो विलियम फोर्ट था और जितने फोर्ट से सारे के फैक्ट्रीज उनकी कैप्चर कर ली। दिस अटैक का ब्रिटिश सबसे डर गए। अब डरे क्या? वो तो गुस्सा हुआ, अच्छा नवाब की इतनी हिम्मत, अब होंगे स्यापा। व्हाट डज ही मीन बाय स्यापा? अब होगी लड़ाई, ठीक है, कलेश। British now wanted to remove Sirajuddaulah and wanted to put their person as puppet नवाब। अब उन्होंने कहा भाई इसको हटाना है। फिर औरंगजेब भाई रखेंगे, कोई ऐसा आदमी रखते हैं जो वो तो नवाब बट हमारे अंदर काम करे, सरदर्दी बोले कि वहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ सूखा आ गया, सारी टेंशन उसकी, लेकिन वो हमसे रेवेन्यू ना ले और हम अपना मजे से बिजनेस कर रहे। तो दे नीड द पपेट नवाब हु एक्ट एज ए नवाब बट ओबे द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। तो अब इनको एक बंदा मिलेगा, बैटल ऑफ प्लासे। यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। बैटल ऑफ प्लासे में क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव केम टू बंगाल फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी टू रिकैप्चर बंगाल। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पहले भी पढ़ा था मैंने, लास्ट क्लास में बताया था। ये बंदा ने बहुत काम किया। ये बंदा बंगाल आया आर्मी के साथ, लेकिन ये अकेली इसकी आर्मी इतनी नहीं थी कि ये जीत सके। अब हर देश में जब भी कोई राजा हारा है ना, तो उसके पीछे अपना ही हाथ होता है, अपना ही हाथ होता है। उसी का कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर होता है राजा का, जो गद्दारी करता है। क्यों? अब जैसे एक राजा है, राजा के नीचे दो होंगे, एक सेनापति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री नॉट मोदी, मतलब हेड ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है। ऐसे 3-4 मिनिस्टर जो एक लेवल पे होंगे, तो उनमें से ना एक दो का मन होता होगा कि मैं राजा की जगह बैठ। वो गद्दार होते हैं। अब अंग्रेजों ने देखा कि इनमें से गद्दार ट्रेटर है ना, ट्रेटर कौन है कि हम किसको पकड़ सके। तो रॉबर्ट क्लाइव ने फिर दे टाई अप विद द मीर जाफर, कीप इट इन माइंड। उन्होंने किससे टाई अप किया? मीर जाफर। मीर जाफर जो इनका सेनापति था, कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, एंड एग्री दैट उसको बोला भाई मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव ने मीटिंग जो होगा। मीर जाफर क्या बात है अंग्रेजों, रॉबर्ट क्लाइव हमें पता है तुम राजा बनना चाहते हैं, तुम्हें कैसे पता? अंग्रेज आपके तो नवाब बना देंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा हम सिराजुद्दौला को पे अटैक करेंगे। अब राजा के पास ना पूरी आर्मी नहीं होती, आधी आर्मी कमांडर इन चीफ के अंदर होती है, आधी आर्मी राजा के, तो वो अपनी आर्मी बनती है। बस हम उसको हटा देंगे, उसकी जगह तू हमारा राजा, तू यहाँ का नवाब। पक्का नहीं बनाएंगे। तो अब उन्होंने क्या किया? ठीक है डन। तो उसको बोला गया he won't send his army to support Sirajuddaulah and he will be made the Nawab of Bengal. With his support, armies of Sirajuddaulah and ECIC met in 23 June 1757 at Plassey. और प्लेसे में 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला की आर्मी ब्रिटिश की आर्मी से मिली। तो सिराजुद्दौला वहां से बोला फटाफट भाई फटाफट जाओ, कहाँ रह रहा है उसके पास नहीं, मीर जाफर के पास। तो उसको आर्मी भेज, अंग्रेज आ गए। मीर जाफर को बोला भाई आर्मी भेज, वो आ गए अंग्रेज। राजा नवाब ने बोला मीर जाफर हाँ छोले भटूरे खा लूं फिर आता हूं, राइट। छोले भटूरे खाने लगा था भाई, वो दूसरे आर्मी भेजी। अब सिराजुद्दौला के साथ धोखा हो गया। तो तुम्हें लगता है सिराजुद्दौला जीतेगा? नहीं। जगत सिंह बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल रिफ्यूज्ड टू हेल्प बंगाल। सर ये जो आदमी है इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसके बारे में आपने किसी आपके स्कूल के टीचर्स को भी नहीं पता होगा। ये सर जगत सिंह जी उसमें था जगत से सर बहुत अमीर था, इसकी पूरी फैमिली रेवेन्यूज कलेक्ट करती थी। हां टैक्स कलेक्ट करता सर सेंस में बैठा। ये जगत सिंह ना ये राजस्थान से बंगाल आए थे, इसके दादाजी। इन्होंने लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने इतना पैसा कमाया कि इसके पास अपना इतना पैसा था कि 2000 आर्मी
इसके घर के आसपास रहती, 2000 सैनिक। एंड इट इज कंसिडर्ड दैट मुकेश अंबानी की अगर आज वर्थ देखो, उस टाइम जगत सेठ की देखो, तो जगत सेठ की वर्थ ज्यादा है। अगर जगत सेठ आज जिंदा होता तो उसकी वर्थ इतना, ही सच ए रिच पर्सन। और जगत सेठ के बाद होते पूछते हो, और जो नवाब का पैसा भी सारा ये संभालता था, इतना पैसे वाला था। और जब ये ब्रिटेन जो बंगाल पे सारा कैप्चर हो गया, तो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सारा पैसा ये संभालता था। किसी को उस टाइम भी 10 करोड़ चाहिए तो ही कैन गिव इट इन। यार सोचो, जिसके पास 2000 लोगों की आर्मी हो जो सिर्फ उसके पैसे की रक्षा कर रही है, ही कुड बी वेरी स्ट्रांग। 2000 लोगों की आर्मी, उसकी अपनी पर्सनल आर्मी। जगत सेठ तो सबसे बड़ा बैंकर था जो उस टाइम पैसा देता था। अब देखो आर्मी, जब लड़ाई हो गई तो आर्मी आपको चाहिए, आपके पास एक तो आर्मी अपनी होती है, वो जो होती है रेगुलर आर्मी, वो थोड़ी सी होती है। बाकी आर्मी कहाँ से? बाकी आर्मी ना किसान लोग होते हैं, पीजेंट्स होते हैं। उनको लगता भाई ये लोग पैसे फटाफट, देश में अटैक हो गया तो मैं लड़ाई, ये सारे लोग पैसे के चक्कर में आते हैं और उनको तलवारें चाहिए। फटाफट बोला था चलो तलवारें बनाओ, बंदूकें बनाओ, ये बनाओ, तो वो सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। तो जगत सेठ ने फटाफट, सिराजुद्दौला ने जगत सेठ बोला पैसे दो, जगत सेठ का मैंने दिया। तो उसको दो तरफ से ट्रेड किया गया सिराजुद्दौला। पहला मीर जाफर ने, दूसरा जगत सेठ, जो सबसे बड़ा सपोर्टर था एक टाइम पे सिराजुद्दौला का। उसने मना कर दिया, मैं आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करूंगा। अब इन सब के कारण with half army did not participate in the war as it was with Mir Jafar. Sirajuddaulah was defeated, imprisoned and later he was killed, मार दिया। अब राज किसका था? ओ यो मीर जाफर, ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफर तो पपेट था, लेकिन मीर जाफर भी परेशान हुए। आगे देखते हैं मीर जाफर ने भी परेशानी वो हुई। भी बदल ठीक है, मीर जाफर was made the नवाब ऑफ बंगाल, राइट? Why Battle of Plassey was so important? Battle of Plassey इतनी important क्यों थी? Anybody knows the reason? Okay, आप खड़े हो तो बताओ। मेरे को पक्का नहीं पता। हाँ तुक्का मार, कोई बात नहीं। मुझे समय ट्राई करना। हाँ आओ। तो हमारे स्टूडेंट लोग आ रहे हैं 8th क्लास के, जो बताने जा रहे हैं कि Battle of Plassey की importance क्या थी? सर एक तो जो बैटल थे वो हार गए थे, उसके बाद जो था सारे रिवेन्यूज जो थे उनके पास आ रहे थे, और जो मीर जाफर था वो पपेट रूलर बन गया था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो मीर जाफर से भी बिल्कुल खुश नहीं हुए, तो उन्होंने मीर जाफर को भी बदल के एक और नया राजा बनाया। ऐसे ही उन्होंने 2-3 बार अपने नए पपेट रूलर्स बनाए थे, क्योंकि उन्हें उनकी बात को वो पूरी तरह ओबे नहीं कर रहे थे। फिर एट दी एंड जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया बंगाल को, और वो खुद ही राजा बन गए और खुद ही नवाब बन गए उस एरिया के। और उसके बाद जब उन्होंने बंगाल को रूल करना शुरू करा, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आर्मी मेंटेन करी, पूरे सिपाही बनाए, एंड उन्होंने सारी चीज़ें की, एंड देन धीरे धीरे उन्होंने सारे एरियाज को इंडिया पे रोका। Very nice try, very nice try. Okay, guys, let me tell you. बैटल ऑफ प्लेसी, पहली बैटल ऐसी निकली, मतलब पहली बार हुआ एक ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे एरिया पे कैप्चर कर लिया, वो ट्रेडर से रूलर बन गए। इट इज द फर्स्ट बंगाल ईस्ट इंडियन कंपनी ने पहली बार इंडिया में किसी चीज का स्टेट पे, किसी रीजन पे कब्जा किया, एंड वो कब्जा बंगाल था। और वो बैटल ऑफ प्लेसी में उन्होंने सबसे फाइट करके जीता। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि अगर उस टाइम मीर जाफर धोखा न देता तो अंग्रेज लोग इंडिया में कभी नहीं आ पाते। बस उनको कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद भाई अभी धीरे धीरे तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा भाई उनको कहते हैं तो मजे आते, हमें पैसे भी नहीं देंगे। अब वो लोगों से टैक्स लेने लगे। अब होगा क्या आगे, लोगों से टैक्स लिया, उस टैक्स से उनसे सामान खरीदा, सामान फ्री में खरीदा और वहां ले गए मुफ्त में। कितने भाई, और सर अभी मीर जाफर के बारे में, मीर जाफर भी परेशान हाँ, और पैसा, और वो सबसे गरीब हो गई बात। यस सर, क्योंकि उन्होंने सारा जो गोल्ड स्टील वगैरह जितने भी रेवेन्यू के रिसोर्सेज थे वो सब ब्रिटिश ले लिए।
देखा ना? नहीं आता नहीं ओके, पढ़ाते पढ़ाते चाय पीने का ना मजा ही आता है, चाय की चुस्की और पढ़ना। ओके, let's study read this now. The Battle of Plassey, an important landmark in the history of India. It marks the first step in the transformation of a small trading company to the supreme political power. एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी एक रीजन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गई। अब हर चीज जो भी चीज होगी उस स्टेट में वो क्या होगा, उसकी परमिशन से होगा। It was the first step toward their colonial rule. वो इंडिया को पूरा colonial बनाने में ये पहला स्टेप था। You got it? Everybody? Yes sir. आवाज। I like this energy. Okay. So what a result क्या हुआ? The rich resources of Bengal made East India Company financially stable. अब जो जितने भी रिसोर्सेज थे बंगाल के, वो सारे क्या होने लग गए, रिसोर्सेज को यही यूज करने लग गए। सामान सस्ते में लेने लग गए, रेवेन्यूज लोगों से खुद लेने लग गए, और उसी रेवेन्यू से पैसा वो इंडिया को देने लग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो लॉस में जाने लग गई थी, उसको क्या हो गया? प्रॉफिट स्टेबल। With this victory, the East India Company exercised a real power in Bengal. और इस victory के बाद उनका अपना रूल था, मीर्जा। तो चल बेटा, इसको साइन कर। क्या है? तूने किसी टैक्स से करो, लेकिन सर नुकसान करेगा या तेरे को भी हटाए? कर रहा हूँ सर। तो मीर जाफर की डिग्निटी क्या होने लगी थी? खत्म। He granted the जमींदार of 24 districts of Bengal. मतलब उसने क्या किया? उसने मीर जाफर को बोला, मीर जाफर को बोला, आजा, आजा। मीर जाफर, बंगाल में ये 24 एरियाज हैं जो बड़े रिच हैं, इसकी जमींदारी हम नहीं तो बताएं तुझे, ठीक है साइन कर दे। अब हुआ क्या है जमींदारी? जमींदारी का मतलब ये होता है कि उधर का जितना भी रेवेन्यू आएगा वो जमींदार देता है। अब वहां के जमींदार कौन बन गए? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा नहीं देना गवर्नमेंट, वो 24 एरियाज का, रीजन्स का, 24 डिस्ट्रिक्ट्स का वो क्या कर रहा है? रेवेन्यूज ले रहा है, और वो अपने लिए यूज कर रहा है, अपनी आर्मी के लिए यूज कर रहा है, अपने कपड़ों के लिए ले रहा है, अपने लिए रॉ मटेरियल खरीद रहा है। वो अब इतना पैसा आ गया, फ्री में सामान पैसा लोगों से, चल तू पैसे दे, तू भी 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 दे, सारे के सारे मुझे पैसे दो। वो पैसे से चल हाँ भाई तेरे से सामान ले लो, 1 रुपए का ही ले, तेरे से पैसा लेके तेरे से सामान ले रहा हूँ, तुमसे पैसा लिए टैक्स में और तुम्हीं से सामान ले रहे हो, 1 रुपए भी लग रहा है? नो, गॉट इट? कि क्या कर रहे थे? एंड उसके बाद उन्होंने बोला जितने भी यहाँ पे फ्रांस के सेटलमेंट्स हैं उन सबको हटाओ और सारे हमारे। अब मीर जाफर बेचारा मरता क्या ना करता, उसको पता है सिराजुद्दीन लोगों को मार दिया, मेरे को भी मार दिया, उसकी पावर नहीं। तो फ्रेंच की भी सारी सेटलमेंट्स किसको मिल गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के। मुझे वाओ मजा आ गया। मीर जाफर वाज मेड द नवाब, ठीक है, बट ही वाज पपेट ऑफ नवाब बंगाल। They monopolized trade in Bengal. उन्होंने मोनोपलाइज कर दिया, सारे बाहर के ट्रेडर्स को भगा दिया। सिर्फ अब कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पहले जो सामान 2 रुपए में बेचते थे 50 पैसे का बेचे। लोगों ने कहा हम नहीं बेचेंगे, ना बेच, हमने किसको बेचे? कोई और है? कौन है यहाँ पे जो सामान खरीदेगा? कोई नहीं सका। फिर अब वो बेचारा अगर किसान सामान नहीं बेचेगा तो भूखा मर जाएगा, राइट? ही विल डाई। सो उसे अपना लॉस करवा के भी बेचा, तो उनको अपने लॉस में जाके भी बेचा पड़ा, ड्यू टू व्हिच इट लेड टू द पॉवर्टी इन द बंगाल, स्टार्टिंग ऑफ द पॉवर्टी। अभी नहीं हुई, ओके। With due to heavy monetary demands by British, which led the Mir Jafar to stop giving benefits to Bengal, and British then removed Mir Jafar and they Mir Qasim and a new Nawab was born. अब भाई मीर जाफर की भी आपका एंड में जाके यार मेरी बेइज्जती हो रही है, और मैं जाता हूँ रास्ते में जाता हूँ, मैं नवाब हूँ, लोग देख नवाब बेड़ा गलत कर दिया तूने, तू किस तरह का नवाब है? अंग्रेजों का चमचा, तो नवाब नहीं। अब मीर जाफर की इंसल्ट हो रही थी, लोगों ने उसकी इज्जत करना बंद कर दी थी, और दूसरा उसने देखा कि भैया इतना रेवेन्यू लॉस है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। उन्होंने क्या किया? आज से फरमान है ब्रिटिशर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाए। अच्छा, अरे बड़े बात, तो हमें बेनिफिट नहीं देगा। मीर कासिम आजा, हाँ साहब, मीर जाफर को उन्होंने हटाया और मीर कासिम बिकेम द
न्यूनाब ऑफ बंगाल। उन्होंने हटाया कैसे? भाई उन्हीं का राज था, सारी आर्मी भी उनके अंडर थी आधी से ज्यादा। उन्होंने कुछ लोगों को दिखाना सारी है पावर हाँ। उनके पास थी। फिर उसके बाद आई द बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि मीर कासिम जो था वो थोड़ा सा इससे ज्यादा इज्जतदार आदमी था, उसने भी लड़ाई की। तो उसने अब इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टाइम इज अप राइट। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसको दोबारा देखो, समझो और अंडरस्टैंड करो, राइट गाइस।